कहानी है एक आदमी की जो गलती से समय में 10 लाख साल पीछे चला जाता है, जहां डायनासोर्स भी मौजूद है और वो आदि मानवों से भी मिलता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक कपल आरिफ और सीकू को देखते हैं। आरिफ दूसरे प्लेनेट से है और उसके पास कुछ नेचुरल पावर्स भी है। वो दोनों हाल ही में गोरा नाम के एक प्लेनेट को बचाकर धरती पर लौटे हैं, लेकिन आरिफ के हारे हुए दुश्मन कमांडर लोंगर ने बदला लेने का फैसला किया और वो उन दोनों का पीछा करते हुए पृथ्वी पर आ गया। वो अपनी गलती के लिए आरिफ से माफी मांगता है और आरिफ उसे माफ कर भी देता है। वो आरिफ के साथ मीठी मीठी बातें करता है, पर असल में उसके मन में बदले की भावना थी। प्लान के मुताबिक वो आरिफ को अपना जहाज दिखाने के लिए एक जगह पर लेकर जाता है, जहां वो धोखे से आरिफ को बेहोश कर देता है और जब आरिफ को होश आता है तब वो एक टाइम मशीन में कैद था। अब लोगर आरिफ का रूप ले लेता है और आरिफ को पास्ट में 10 लाख साल पीछे भेज देता है, जहां पहुंचकर आरिफ हैरान हो जाता है क्योंकि जिन डायनासोर को सिर्फ उसने मूवीज में देखा था वो अब उसके सामने थे। वो सेकू को कॉल करने की कोशिश करता है पर उसे सिग्नल ही नहीं मिल रहे थे। तभी वो कुछ बंदरों को देखता है जो इंसानों के पूर्वज थे, लेकिन अभी इंसान बनने में उन्हें बहुत टाइम लगने वाला था। वो उन बंदरों के साथ ही रहने लगता है और साथ ही उन्हें कुछ सिखाने की ट्राई भी करता है। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और अब हिमयुग आने वाला था। उसे घर जाने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी और ऊपर से उसे बंदरों ने परेशान करके रखा था। अब हिमयुग चल रहा था और ठंड इतनी बढ़ गई थी कि उसका पैसा भी जम जाता था। अब वो बंदरों के साथ रहकर परेशान हो गया था क्योंकि उनमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिख रही थी। वो उन्हें छोड़कर चला जाता है। जब वो जंगल से होकर जा रहा था तभी उसका सामना एक डायनासोर से होता है, जिसे देखकर वो बहुत डरने लगता है, लेकिन वो डायनासोर उसे कोई भी चोट नहीं पहुंचाता। वो बस उसे अपने अड्डों से दूर रखना चाहता था। अब वहाँ से निकलकर वो आगे बढ़ता है, लेकिन तभी तो आदि मानव उसे बेहोश कर देते हैं और उसे अपने कबीले में ले जाते हैं, जहाँ वो उस पर तंत्र मंत्र का जाप करते हैं। साथ ही वो उसे डर भी रहे थे क्योंकि वो उनके लिए अजनबी था, इसीलिए वो लोग उसे मारने वाले थे। लेकिन आरिफ को उनकी भाषा आती थी और वो उन्हें बताता है कि मैं किसी और समय से आया हूँ और मुझसे आप लोगों को कोई भी खतरा नहीं है। तभी वहाँ पर एरोगेंस आ जाते हैं जो कि एक दूसरे कबीले से बिलोंग करते थे। उनके सरदार का नाम कारगा था और वो डिमी के कबीले पर राज करते थे। वो जब भी आते थे तब खाने पीने की चीजें और टूल्स वगैरह ले जाते थे और ये उनका रोज का था। इस बार भी वो लोग कई चीजें अपने साथ ले जाते हैं और साथ ही 3 स्ट्रॉन्ग लोगों को भी अपने साथ ले जा रहे थे, जिसमें आरिफ भी शामिल था। रास्ते में टेसो नाम के एक आदमी को सर में चोट लग जाती है और वो घोड़े पर से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसके हाथ में मोच आ जाती है और वो दर्द से चीखने लगता है। ये देखकर कारगा को लगता है कि वो मरने वाला है, इसीलिए वो उसे जिंदा ही दफनाने लगते हैं। लेकिन तभी आरिफ उन्हें रोकता है और टेसो के हाथ पर पट्टी बांधता है, जिस वजह से उसका हाथ ठीक हो जाता है और इसी बहाने उनकी दोस्ती भी हो जाती है। अब वो लोग कबीले तक पहुंच गए थे, जहाँ कारगा के भतीजे और टेसो के बाप काउलिया का राज चलता था। काउलिया ने पास ही एक बहुत ऊंचा टावर बनवाया था क्योंकि जब वो छोटा था तब वो अपने पिता कुम्बो के साथ शिकार पर गया था। तभी वहाँ पर एक स्पेसशिप लैंड होता है और उसमें से 2 आदमी बाहर आते हैं। वो आदमी उन्हें एक फुटबॉल देते हैं और वापस से स्पेसशिप में बैठ जाते हैं। उनके दिए हुए गिफ्ट से कुम्बो बहुत खुश होता है और उनके पीछे दौड़ता है, लेकिन स्पेसशिप के इंजन से निकल रही आग उसे जलाकर राख कर देती है और तभी से काउलिया को हर इन्वेंशन और हर नई चीज से नफरत हो गई। उसका मानना था कि उसके पिता स्वर्ग में है, इसलिए उसने कई लोगों को टावर पर भेजा ताकि वो कुम्बो को वापस ला सके, लेकिन वो लोग कभी लौटकर आए ही नहीं और ना ही कुम्बो। अब फिर से कारगा 3 लोगों को लेकर आया था जिन्हें वो टावर पर भेजने वाले थे। आरिफ ये काम करने के लिए रेडी हो जाता है और वो कारगा को यकीन दिलाता है कि मैं कुम्बो को वापस लेकर जरूर आऊंगा। अब आरिफ उस टावर पर चढ़ने लगता है और देखते ही देखते वो टॉप पर पहुंच जाता है, जहां पर वो एक आदमी को देखता है और उसे लगता है कि यही कुम्बो है। आरिफ कहता है कि मैं आपको वापस लाने आया हूँ, लेकिन वो आदमी अपनी जिंदगी से परेशान था। वो आरिफ को बताता है कि मेरे जीने का कोई मकसद नहीं। वो आदमी कुम्बो नहीं बल्कि कोई और था और हम सब जानते हैं कि मरने के बाद कोई लौट कर नहीं आता। वो आदमी अपनी ही बेवकूफी की वजह से मारा जाता है। अब आरिफ को खाली हाथ ही लौटना पड़ता है, जहाँ उसका अच्छे से वेलकम किया जाता है क्योंकि भले ही वो खाली हाथ लौटा था पर वो टावर पर से वापस आने वाला पहला आदमी था। टेसो भी आरिफ की बहादुरी देखकर खुश होता है और वो पत्थर पर आरिफ की एक ड्राइंग बनाता है। साथ ही वो आरिफ को दूसरी ड्राइंग्स भी दिखाता है, जिसमें एक लड़की की ड्राइंग्स भी थी जो पास के गाँव में ही रहती थी। टेसो बताता है कि वो उस लड़की से प्यार करता है और उसका नाम मिमी है। उस ड्राइंग को देखकर आरिफ को सेकू की याद आ जाती है और वो गिड़गिड़ाते हुए टेसो से कहता है कि वो उसे अपने सारे टूल्स दे दे जिसकी मदद से वो अपने टाइम में वापस जा सके। टेसो कहता है कि यह मुमकिन नहीं है क्योंकि उसके पिता ने सारे टूल्स को एक गुफा में बंद करके रखा है और किसी को उनका यूज करने की परमिशन नहीं है। आरिफ टेसो से वादा करता है कि वो उसे मिमी से मिलवाएगा और वो उसके साथ उसकी शादी भी करवाएगा। ये सुनकर टेसो बहुत खुश होता है और उस रात वो आरिफ को उस गुफा में ले जाता है, लेकिन तभी वहाँ कारगा आ जाता है और उन दोनों को पकड़ के काउलिया के पास ले जाया जाता है। काउलिया टेसो को बताता है कि अब तुम्हारी शादी करने का वक्त आ गया है, पर जिस लड़की के साथ टेसो की शादी होने वाली
वाली थी वो टेसो को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए वो अपने पिता के साथ बहस करके आरिफ के साथ चला जाता है। जब वो दोनों जंगल के रास्ते जा रहे थे तभी वो दोनों मिमी को देखते हैं जो कुछ बच्चों के साथ एक नदी पर नहा रही थी। टेसो एरोगेंट कबीले से बिलोंग करता था, इसीलिए मिमी उसे पसंद नहीं करती थी, पर जब वो अपनी पीठ पर बनी टैटू दिखाता है तब वो इम्प्रेस हो जाती है। अब आरिफ और टेसो डिमी के कबीले के साथ ही रहने लगते हैं और आरिफ उन लोगों को कई ऐसी चीजें सिखाता है जो वो लोग नहीं जानते थे। वो उस कबीले में एक स्कूल खुलवाता है और औरतों को खाना बनाना और मर्दों को खेती करना सिखाता है। साथ ही वो कावलिया की गुफा से उस सामान को चोरी कर लेते हैं जिनका इस्तेमाल वो अपनी सभ्यता को आधुनिक बनाने के लिए करते हैं। बोन टूल्स की मदद से कई ऐसी चीजें बनाता है जिसके इस्तेमाल से कबीले के लोगों की जिंदगी आसान और सरल हो जाती है। उसके काम से खुश होकर कबीले के लोग उसे गाँव का मुखिया बना देते हैं। एक दिन वहाँ कारगा आता है और वो गाँव के बदलाव को देखकर हैरान हो जाता है। वहीं कावलिया जब अपना सामान देखने गुफा में जाता है तब वहाँ कुछ भी नहीं होता। कारगा कहता है कि उन लोगों ने पिछले कुछ दिनों में बहुत तरक्की की है और आपका सामान भी उन्होंने चुराया है। तब कावलिया गुस्से में उस कबीले को खत्म कर देने का आदेश देता है। उस दिन आरिफ बच्चों के साथ खेल रहा था और जब वो सभी वापस आते हैं तब वो देखते हैं कि कारगा ने पूरे गाँव को तबाह कर दिया है और वो सारी चीजें वो वापस ले गया है जो वो लोग चोरी करके लाए थे। इस बात से आरिफ को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा कावलिया के पास जाता है। वो उसे चैलेंज करता है कि चलो एक फुटबॉल मैच खेलते हैं, अगर तुम जीत गए तो मैं उस टावर को इतना ऊंचा बनवा दूंगा जिससे तुम अपने पिता को वापस ला सकते हो, और अगर मैं जीत गया तो तुम्हें उन सभी आधुनिक आविष्कार और उन टूल्स को हमें वापस लौटाना होगा। कावलिया इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और साथ ही वो ये भी बताता है कि वो लोग कुमो की याद में काफी सालों से फुटबॉल खेल रहे हैं। कावलिया के पास एक नया फुटबॉल और एक बेहतर टीम भी थी। वहीं डिमी कबीले के लोगों ने फुटबॉल का नाम तक नहीं सुना था। आरिफ 6 लोगों की एक टीम बनाता है और उन्हें कड़ी ट्रेनिंग देता है। गाँव की औरतें खिलाड़ियों के लिए जूते बनाती है। आरिफ अपनी टीम को फुटबॉल की सारी रणनीतियाँ और सारे रूल सिखाता है। अब उनकी मैच स्टार्ट होती है जिसमें आरोगेंस का पलड़ा भारी रहता है। वो ताकतवर और फुर्तीले थे और कई सालों से फुटबॉल खेलते आ रहे थे, तो वहीं डिमी कबीले के लोग इस फील्ड में नए थे। आरोगेंस एक के बाद एक गोल किए जा रहे थे और आरिफ की टीम कुछ नहीं कर पा रही थी। आरोगेंस बहुत ही जल्दी 4 गोल्स कर लेते हैं जबकि आरिफ की टीम एक ही गोल कर पाती है। जब आरिफ की टीम का एक खिलाड़ी वो गोल करता है तब वो खुश होकर इतना तेज दौड़ता है कि पास ही चल रही आग में गिर जाता है। अब हाफ टाइम में आरिफ अपनी टीम को बताता है कि मैं आम इंसान नहीं हूँ, मेरे पास नेचुरल पावर्स भी है, लेकिन मैं पावर्स का यूज करने से डर रहा था क्योंकि मुझे डर था कि इससे किसी को नुकसान होगा, लेकिन अब क्योंकि हम हार रहे हैं इसीलिए मैं अपने पावर्स का यूज करने वाला हूँ। नेक्स्ट टाइम वो अपने पावर्स का यूज करता है और बैक टू बैक कई गोल्स करता है। तभी एक उड़ने वाला डायनासोर आरिफ के एक खिलाड़ी को उठा ले जाता है और अब उसकी टीम में सिर्फ 4 खिलाड़ी ही बचते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग उस मैच को जीत जाते हैं। पूरा गाँव खुशी से चिल्ला रहा था और कावलिया भी उनकी तारीफ करता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि वो उन सारी चीजों को लौटा देगा और उनके कबीले को कभी परेशान नहीं करेगा। अब आरिफ उन लोगों को बताता है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मुझे यहाँ धोखे से भेजा गया है और लोग मेरी बीवी के साथ ऐश कर रहा होगा। अब वो उस कबीले को छोड़कर दूर जाने वाला था। वो टेसो को अपनी अंगूठी और अपनी वॉच दे देता है और अब वो उस कबीले को छोड़कर दूर जाने वाला था, लेकिन तभी एक पोर्टल खुलता है और उसमें से सेकू बाहर आती है, जिसे देखकर आरिफ बहुत खुश होता है। सेकू उसे बताती है कि पूरी दुनिया में बस तुम्हारे ही चर्चे हो रहे हैं क्योंकि हाल ही में आर्कियोलॉजी की एक टीम को अंगूठी और एक घड़ी मिली है जो 10 लाख साल पुरानी थी। साथ ही कई जगह आरिफ का नाम भी लिखा हुआ था। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये अंगूठी और घड़ी आरिफ की है, लेकिन वो हैरान थे क्योंकि ये चीजें उस टाइम में कैसे पहुंची। तब सीकू को समझ आ गया कि ये लोंगर का ही किया धरा है। वो उसके लिए तैयार थी। जैसे ही वो डोरबेल बजाता है तब सीकू उसे गन पॉइंट पे ले लेती है। वो उसे पहचान लेती है क्योंकि लोंगर ने अपनी आंख का एक लेंस गिरा दिया था। वो उससे आरिफ का पता पूछती है और टाइम मशीन के जरिए उसके पास आ जाती है। अब वो दोनों कबीले को अलविदा कहकर अपने समय में लौट आते हैं और वापस आते ही वो लोंगर को ठीक उसी समय में वापस भेज देते हैं जहाँ एक डायनासोर उसका काम तमाम कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।